तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का करंट स्टूडेंट हूँ। तो देखिए, अपनी महा मैराथन वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो लेते आया हूँ मैथमेटिक्स के ऊपर। 20 ऐसे सटीक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नंबर बदल के, वैल्यू बदल के अक्सर उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछले वीडियोस में आप लोग बोल रहे थे कि भैया प्लीज क्वेश्चन को इंग्लिश में कर दो, तो मैंने भी अपनी मजबूरी आप सभी के साथ शेयर की थी कि भाई एक क्वेश्चन नहीं है 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन को मिनिमम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मिनिमम लगता है 15 से 20 मिनट, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, कि 20 क्वेश्चन कैलकुलेट मतलब 20 क्वेश्चन को जब आप ट्रांसलेट करोगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप सभी से बोला था कि भाई क्वेश्चन भले हिंदी में होगा बट मैं आपको उसका मीनिंग भी इंग्लिश में समझाऊंगा, उसका टर्म भी इंग्लिश में भी समझा दूंगा और वो सॉल्व कैसे होगा वो भी इंग्लिश में समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको चिंता लेने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके भैया भी हैं, ठीक है। तो फिर देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना, आपको आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप इस क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन में आप नॉर्मली पढ़ सकते हो कि लिखा हुआ है 1.01 के समतुल्य मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये जो आपको समतुल्य टर्म दिख रहा है, इस समतुल्य को कहा जाता है इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो बोला है कि इक्विवेलेंट कौन सा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2/4 इज इक्वल टू 4/8। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2/4 इज इक्वल टू 4/8? क्योंकि भाई दोनों को काटने के बाद तो भैया 1/2 ही आना है, ठीक है ना। तो इसीलिए 1.01 का बोला है इसका इक्विवेलेंट कौन सा है। और आप देख रहे हो आंसर में मतलब 4 ऑप्शन है, सभी के सभी परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी डेसिमल से परसेंटेज में जब आप चेंज करोगे, डेसिमल से परसेंटेज में जब आप चेंज करते हो तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना होता है कि मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना होता है, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100 जब आप कर दोगे तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, वो अपने आप परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में जब आप देख रहे हो, इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या बोला हुआ है 1.01, यही बोला हुआ है ना। मान लीजिए मैं मिटा देता हूँ, 1.01 है, ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा भैया, जाहिर सी बात है 101% हो जाएगा, ठीक है। आप लोग में से बहुत सारे लोग आंसर भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 101% नॉर्मली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इंग्लिश में भी भरे हो तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। टमाटर के बाहर में 90% पानी होता है, ठीक है। अब ये थोड़े ना है कि आपको पता ही नहीं होगा कि पानी का इंग्लिश वाटर होता है और आप पानी समझ ही नहीं पाते हो। भाई आप भी पानी समझ लेते होगे, ठीक है। होता क्या है कि हाँ, अगर आप इंग्लिश में भरे हुए हो तो मान लीजिए आ गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मूलधन, तो ये जो टर्म है इस टर्म को आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा, तो उस कंडीशन में मैं आपको इंग्लिश में जरूर समझा दूंगा, ठीक है। देखिए बोला है टमाटर के भार में यानी कि टमाटर के वेट में 90% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। बोला 25 kg टमाटर में कितना पानी होगा, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल बात है भाई, बोला है कि एक टमाटर है, मान लीजिए कोई भी एक टमाटर है, तो एक टमाटर के वेट में 90% क्या है, वाटर है, यही बोला है। उसके बाद बोला है कि अगर 25 kg टमाटर है तो उसके वेट में कितना पानी होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई 25 kg है तो 25 kg का 90% क्या हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ 25 kg का 90% क्या हो जाएगा भाई, पानी हो जाएगा। क्वेश्चन में जैसा बोला हुआ है वैसा ही कर रहे हैं। इसको काटिए, 5 इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स में कटेगा, ठीक है, और इसको काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 45/2 आएगा, दैट विल इक्वल टू 22/22.5, ठीक है। 22.5 kg इसमें क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इसमें पानी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस घबराने का नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कई बार, ये वाला क्वेश्चन मैं तीसरी बार आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या रीजन है कि मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ, मैं 200% श्योर हूँ कि ऐसा ही एक नया क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। और आप लोग में से बहुत सारे लोग, लगभग 95% लोग सही तो करोगे, लेकिन मेरे कुछ भाई बहन 5% भाई बहन गलती भी करके आ जाएंगे। इसीलिए मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ ताकि कोई भी गलती ना करे। देखिए बोला है
कितने समय में यानी कि कितने टाइम में 4250 रुपीज़ 8% वार्षिक दर से यानी 8% पर एनम से साधारण ब्याज पर 5610 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सिंपल इंटरेस्ट पर 5610 रुपीज़ हो जाएगा। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि मेरे भाई मेरे बहन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें समझना कि भाई कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा मूलधन है, कौन सा भाई आपका रेट है, कौन सा दर है, ठीक है, कौन सा आपका अमाउंट है, कौन सा मिश्रधन है, ठीक है। ये सब जब आप समझ लोगे तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। देखिए हमसे पूछा क्या हुआ है भाई, हमसे समय पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मैं आपको आज फॉर्मूला को डेरिवेट करके भी सिखा देता हूँ। आप लोग में से बहुत सारे लोग को समय का फॉर्मूला पता होगा, लेकिन समय का फॉर्मूला आया कहाँ से वो मैं आज सिखा देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। दैट इज भाई मैं आप लोग पे इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि ये वाला क्वेश्चन तो गलत ना ही हो। जैसे देखिए आप लोग पढ़े होंगे, जाहिर सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हिंदी में भाई क्या हो जाएगा, हिंदी में मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आप खुद समझिए जरा। मान लीजिए हमको टाइम निकालना है, जस्ट सपोज हमको टाइम निकालना है, ठीक है। तो हम टाइम को एक और छोड़ देंगे और बाकी इन सबको किधर लेते जाएंगे, इधर लेते जाएंगे, ठीक है ना, इधर लेते जाएंगे, बाकी टाइम को क्या कर देंगे, एक और छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए भाई देखिए, मान लीजिए पी इंटू आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए हैं सब, तो यहाँ पे आके पी इंटू आर क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये डिवाइड हुआ तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा SI इंटू 100, नीचे उधर क्या हुआ था 100 उधर डिवाइड हुआ था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके नीचे क्या हो जाएगा P इंटू आर दैट विल इक्वल टू T, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला जो है आपका नॉर्मल जो एक ही फॉर्मूला है, मतलब इसको जब आप हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा भाई, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, ठीक है ना, हिंदी में ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने का नहीं है, देखिए एक ही फॉर्मूला था PRT अपॉन 100। अब मान लीजिए उसी केस में आपको आर निकालना है तो आर के जगह पे यहाँ पे टी चला आएगा और आर यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो आपको बस घबराने का नहीं है। फॉर्मूला आपको क्या मिला, फॉर्मूला आपको मिला ब्याज गुणे 100 सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन गुणे दर, ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताया था कि भाई इसको पहचानते कैसे हैं कि कौन सा इसमें प्रिंसिपल है, कौन सा इसमें टाइम है, कौन सा इसमें क्या है। तो मैं आपको बोला था जो मीन वैल्यू दी हो, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 मनी दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है ना। 90% केसेस में छोटी वाली मनी आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब मान लीजिए आप खुद समझिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो भी मेन वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको 20 रुपये उधार दिया, आपने किसी से 100 रुपया उधार लिया, आपने बैंक से 1000 रुपये उधार लिया, आपने किसी को 10,000 रुपये दिया, यानी कि जो मेन वैल्यू है, मेन वैल्यू ही हमेशा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होती है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। चलिए भाई देखिए, तो किसको साधारण ब्याज की दर से इतना रुपये कर रहा है, जाहिर सी बात है भाई इस मनी को ही कर रहा है, नहीं यही हमारा क्या है, मेन मनी है, ठीक है। 90% केसेस में, 90 क्या आप बोल सकते हो, 99 या फिर 95% केसेस में जो छोटा वाला मतलब मनी होता है वही हमारा मूलधन होता है, वही प्रिंसिपल होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। आपको रेट साफ दिख ही रहा है, दर आपको साफ दिख ही रहा है, मूलधन मिल गया, उसके बाद दर आपको साफ, रेट आपको साफ दिख ही रहा है। और उसके बाद भाई हमको क्या चाहिए, हमारा जो फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला हमारा क्या बना है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर, मतलब कि ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, ठीक है ना। तो हमारे पास मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, रेट भी है, ठीक है। हमको चाहिए कि हमको बस ये ब्याज। अब बहुत लोग गलती क्या करेंगे, ब्याज इसको मान लेंगे, ठीक है ना। तो ब्याज इसको हमको नहीं मानना, ये हमारा ब्याज नहीं है, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका। मूलधन से बड़ा प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल से बड़ा क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, वो है मिश्रधन। प्रिंसिपल से बड़ा क्या हो सकता है, केवल एक चीज़, जो कि है मिश्रधन, जो है अमाउंट, ठीक है। मूलधन से बड़ी एक चीज़ होती है मिश्रधन, वही मतलब प्रिंसिपल से बड़ी एक चीज़ होती है अमाउंट, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के कहीं ना कहीं रख लेना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अमाउंट मतलब मिश्रधन है, और हमारे पास ये गलत हो जा रहा है, 1 सेकेंड रुक जाइए, इसको ठीक कर लेते हैं। अब सही है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है, चलिए हमारे पास अमाउंट है यानी कि मिश्रधन है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज का एक और नॉर्मल जो फॉर्मूला है, ब्याज का जो नॉर्मल SI का फॉर्मूला है ब्याज का, वो क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ब्याज का एक फॉर्मूला क्या है भाई, ब्याज प्याज, बहुत सिमिलर वर्ड है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज का फॉर्मूला है मिश्रधन
मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए भाई यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ है मिश्रधन 5610 रुपीज़, यानी कि अमाउंट 5610 रुपीज़, और मूलधन जो है वो कितना दिया हुआ है 4250 रुपीज़। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और ये सोच रहे होंगे भैया इतना टाइम क्यों दे रहे हैं क्वेश्चन पे। देखिए भाई होता क्या है कि मुझे पता है कि इसको 90% लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार सोचिए उन 10% लोग के बारे में भी तो सोचिए। मुझे सबको एक साथ लेकर के चलना है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा होगा उसको तो समझाना जरूरी है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं क्या किया भाई, जो मिश्रधन था, ये मिश्रधन है हमारा, इसको मतलब मूलधन में से घटा दिया, मतलब मूलधन को इसमें से घटा दिया। चलिए भाई घटा देते हैं। क्या है भाई, बहुत सिंपल है, 5600 क्या है 10 है, इसमें से हमको ये 10 है, इसमें से हमको क्या घटाना था, इसमें से हमको घटाना था 4000, ये अच्छे से चलता नहीं है, 250 रुपीज़ हमको क्या करना था, घटाना था, ठीक है। चलिए इसको जब आप घटाएंगे, इसको जब आप घटाएंगे तो कितना पता है कितना आएगा, 1360 रुपीज़। इसको जब आप घटाओगे तो ये आएगा हमारा 1360 रुपीज़, ठीक है। जब आप इसको घटा के देख लेना, यानी कि हमको क्या मिल गया, हमको अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हमको अपना ब्याज कितना मिल गया, 1360 रुपये, 1360 रुपीज़, ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए फॉर्मूला को पुट कर देते हैं। अब हमको सब हमारे पास है, बस फॉर्मूला को क्या कर देना है भाई, फॉर्मूला को बस हमको पुट कर देना है उठा के। आइए क्या हो जाएगा, ब्याज गुड़े 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1360 है, इंटू 100 अपॉन मूलधन गुड़े दर यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट। चलिए लगा देते हैं, प्रिंसिपल क्या था, मूलधन क्या था 4250 रुपीज़, रेट हमारा कितना दिया हुआ था 8, ठीक है। अब आप इसको जब कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करना आपका काम है, कैलकुलेट करने के बाद आएगा 4, ठीक है। वो 4 क्या होगा हमारा टाइम, 4 ईयर हमारा क्या आ जाएगा भाई, टाइम आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करना आपका काम है, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको समझा देना। चलिए भाई अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बोला है इन दोनों को जब मतलब 4015 में 11 से डिवाइड किया गया है तो हमको 365 मिला है। अब बोला है 14.15 में जब हम डिवाइड करेंगे 1.1 से तो हमको क्या मिलेगा। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या कर रहा है भाई, मैं आपको बताता हूँ। बोला है 14.15 मतलब 14.15 अपॉन 1.1, यही बोला है ना। पहले डेसिमल हटा लेते हैं, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 100 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ऊपर 4015 और नीचे क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा भाई हमारा, गलती हो गया, 4015 और नीचे क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब आप देखिए, आप नॉर्मली इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट मैं चूंकि जो क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है उसका मैं थोड़ा सा हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए 11 ये जो ये हमको दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 110 को क्या हम 11 इंटू 10 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप बोलोगे। चलिए भाई अगर 11 इंटू 10 लिख सकते हैं तो आप खुद यहाँ पे देखो, देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ जो मैं यहाँ पे नोट किया हूँ 4015 अपॉन 11, ये क्या हमको 365 देगा, 365/10 क्या आएगा हमारा 36.5, ठीक है। देखिए करना कुछ नहीं है, आप नॉर्मल भी इससे डिवाइड नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, आप नॉर्मल 14.15 अपॉन 1.1 करके आप डिवाइड कर सकते हो, बट मैं जो क्वेश्चन में हिंट दिया है उसकी हेल्प से सॉल्व किया हूँ। कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी डिवाइड करोगे तो 36.5 ही आएगा, तो चिंता करने का बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, भाई डिवीज़न है, डिवीज़न तो आप लोग खुद कर ही ले जाओगे ना। अब आपको डिवीज़न भी बताना पड़े ये तो काफ़ी शर्म का बात है। चलिए फिर भी मैं एक बार हिंट दे देता हूँ आपको कि भाई इसको कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि भाई देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन बताऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। बोला 90.0675 अपॉन 15, तो आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं, 15 6 या 19 पॉइंट, 0 का 0 उतार देंगे और 6 7 को एक साथ उतारने के लिए एक और 0 उतार देंगे और 4 टाइम्स में इसको ले जाएंगे 5, ठीक है। डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप ये वाले तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको पाबंदी नहीं है, बस आपको एक चीज़ पाना है, वो है आपका आंसर। आप अपना आंसर किसी भी तरीके से पाइए, बस आपको अपना आंसर पाना है, ये बात याद रखना है। अब देखिए अगर आप मतलब मान लीजिए, देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी आंसर के लिए सेटिस्फाइड हो जाता है पेपर में, आप मेरी एक बात याद रखिएगा, संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट करने का मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप डिवाइड करके पाओगे, ठीक है, जो भी डिवाइड करके पाओगे 15 से जब उसमें गुणा करोगे तो हमेशा ये चीज़ आपको मिलेगा, याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं संदेह हो कि नहीं यार मेरा डिवाइड सही है या फिर मेरा डिवाइड गलत है, तो उस कंडीशन में आपको 15 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इतना मिल गया तब तो सही है, नहीं मिला तो फिर गलत है, ठीक है। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट वाला पैटर्न बताइए।
80, 10, 70, 50, 16, ठीक है। सॉरी 80, 10, 70, 15 और 60 बोला। नेक्स्ट वाला पैटर्न बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब आप इसको थोड़ा डीप देखोगे देखिए तो आपको खुद समझ में आएगा। बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग सोचेंगे 80 में से 10 माइनस कर दिया 70 आ गया है, तो भाई 70 में से 15 माइनस करोगे तो 50 है, तब तो आपका 55 आना चाहिए, तो क्यों मतलब कि 60 आ गया है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। वो दिमाग क्या है कि जो 80 है, ठीक है ना, यहाँ पे जो 80 आया हुआ है, इसमें से जब 10 माइनस किया है तो हमको 70 मिला है। देखिए 80 है, 80 में से 10 माइनस करने पे हमको कितना मिला है, 70 मिला है। 70 में से 10 माइनस करने पे हमको 60 मिला है। चलिए ये जो 10 है, 10 में 5 जोड़ने पर हमको 15 मिला है, तो 15 में 5 जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, 20, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मली हमारा आंसर 20 हो जाएगा। चलिए अब आगे मूव करते हैं। आगे हमारा क्या बोला है भाई, आगे बोला है प्रथम 10 अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा, यानी कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणनफल मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इकाई का स्थान मतलब कि यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आप 15 × 6 करते हो तो 90 आता है ना, तो यूनिट प्लेस जैसे 0 आया है वैसे उसमें यूनिट प्लेस क्या आएगा। देखिए हमसे क्या बोला है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का हमको करना है, ये बात हमको ध्यान देना है। चलिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है भाई, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, उसके बाद आपका 23 होता है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख दीजिए, फिर हमारा 29 होता है, ठीक है। चलिए अब आप सोचोगे भाई इन सब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यार, ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा। नहीं देखिए आपको सबका मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको एक चीज़ बस रिमेंबर रखनी है। वो क्या है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे हिंट देता हूँ। चलिए देखिए हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, हमेशा, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देकर बताता हूँ, 15 × 16, ठीक है। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूँ इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसकी इकाई का स्थान क्या होगा, तो देखिए पहले आप मान लीजिए इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 16 5 जा 80 का 0 कैरी 8, और 16 1 जा 16, और 16 में 240, इसका आंसर कितना आएगा, 240, यानी यूनिट प्लेस में 0 है तो 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वहीं मैं बोलूँ कि 15 × 16 है। चलिए यूनिट प्लेस कौन डिसाइड करता है, ये बात आप याद रख लीजिए। यूनिट प्लेस इन दोनों नंबर का यूनिट डिसाइड करेगा। हमको इस नंबर से मतलब ही नहीं है, चाहे कितना बड़ा नंबर हो, 2 1 2 1 2 3 मान लीजिए ये है, फिर 3 1 5 7 9 मान लीजिए ये है। हमको अगर बोले मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट हमको जानना है, तो हमको इन सब से मतलब ही नहीं है। हमको बस दोनों नंबर का यूनिट डिजिट, जैसे इसमें 3 और इस वाले में 9, बस हमको दोनों नंबर का यूनिट प्लेस से मतलब है। चलिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था 15 × 16 का, मैं क्या बोला कि अगर आपको यूनिट डिजिट का नंबर पाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको दोनों नंबर के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को भूल जाइए आप, 5 6 जा 30 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ भी देखिए यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, और उस कंडीशन में भी 240 आया था, यूनिट डिजिट पे 0 आया था। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ वही कंडीशन लगेगा। क्या था भैया हमारा, 2 × 3 × सब प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5, ठीक है, × 7 × 11 × 13 × उसके बाद क्या आया था भाई 15, सॉरी 15 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, सॉरी, ठीक है, × 17 × उसके बाद 19 × 23 और × 29 तक हम गए थे, ठीक है। अब बोला है मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैंने आपसे क्या बोला कि आप पहले वाले नंबर को भूल जाइए, इन सब को आप भूल जाइए, ठीक है। इन सबको 2 को भी यहाँ से हटा दीजिए, 2 को भी हटा दीजिए, इसमें से 1 को हटा दीजिए, इसमें से 1 को हटा दीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 2 3 जा, जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब देखिए सब गेम यहाँ से पलट गया, 6 5 जा 30 हुआ। आप खुद सोचिए 6 5 जा 30 हुआ, यहाँ पे हमारा अब 30 से 7 का मल्टीप्लाई होगा। अब आप खुद सोचिए जब 7 से 30 का मल्टीप्लाई होगा तो इस 0 में भाई, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए 30 से 7 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है भाई, 7 × 0 तो हमेशा 0 ही आएगा, यूनिट प्लेस पर 0 ही रह जाएगा। खुद सोचिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 में तो 210 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, 0 ही रह जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630। जब 0 आ गया समझिए अब किसी से मल्टीप्लाई कीजिए यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा। आप खुद सोचिए ना, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं 10 लिख दिया, ठीक है, मैं 10 लिख दिया, और उसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए जरा, 1 2 5 7 9 8, मतलब कुछ भी आप नंबर लिखिए, 9 8 2 3
9 कुछ भी आप लिखिए, मल्टीप्लाई करने के बाद भाई लास्ट डिजिट पे तो जीरो ही आना है, क्योंकि भाई 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इसमें ये चीज़ बस आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि घबराना नहीं है। बस जब आप जीरो आ जाए, जैसे मैंने क्या किया था, 2 × 3, 2 3 या 6, 6 5 या 30, जब 30 आ गया तो 30 में 3 जीरो हो गया, 30 में क्या हो गया था 3 जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ गया। उसके बाद आप किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट डिजिट पे तो जीरो ही आना है। तो देखिए ये बस आपका टाइम को जो है, टाइम को कंज्यूम करने के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया था। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा दिया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराना नहीं है। आपको जो मैं ट्रिक बताया उस ट्रिक पे काम करना है कि भाई जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बस अब यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करो, और अगर यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी जीरो आ गया तो समझ जाओ आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जीरो ही आना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा जीरो ही आएगा। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या है भाई, बोला है यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण का योग समान है। अब जरा समझिएगा, पंक्ति स्तंभ विकर्ण मतलब ऐसे जोड़िए, सीधा सीधा जोड़िए, या फिर ऐसे ऐसे जोड़िए, या फिर ऐसे 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 कट में जोड़िए, जोड़ने पर हमेशा इक्वल नंबर ही आएगा। तो बोल रहा है कि x, y, z और w का मान क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली है। x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू, z की वैल्यू और w की वैल्यू। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली ऐसे समझिए, आप खुद सोचिए। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आप कोई भी ऐसा पंक्ति स्तंभ या फिर विकर्ण ढूंढ लीजिए, कोई भी ऐसा रो कॉलम डायगोनल ढूंढ लीजिए जिसमें सब नंबर दिया हो। जैसे देखिए अगर इसमें हम देखें, अगर इसमें ध्यान दें तो 8x और z, भाई आपको जोड़ के क्या मिलेगा, 8 + x + z, भाई ये तो कुछ मिला ही नहीं आपको। चलिए इसको जोड़ोगे तभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे अगर इसको जोड़ दोगे 4 + 9 + 2 कितना हुआ 15, तो भाई खुद बोला हुआ है कि ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगा, सबसे ऊपर वाला 15 होगा, ये ऐसे 15 होगा, ऐसे 15 होगा, ये 15, ये 15, ये 15, ठीक है। चलिए अब इसी पे काम करेंगे। देखिए अगर ये हमारा 15 आ गया तीनों जोड़ के, यानी हमको पता चल गया कि भाई प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग कितना है 15 है। चलिए अब देखिए, अब जब 15 आ गया तो 2, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको सिखाता हूँ, मान लीजिए हमारा कितना आ गया 15 आ गया। चलिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अब हम ऐसा लाइन ढूंढेंगे, ऐसा विकर्ण, ऐसा स्तंभ या फिर ऐसी पंक्ति ढूंढेंगे जिसमें हमको 2 नंबर दिया हो और एक हमसे मतलब एक, जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारा ये 3 है, ये हमारा है, तो इसमें हमको एक ही नंबर दिया है, बाकी 2 जो है इसको हम बोलते हैं चर, ठीक है ना। इसको हम जो W है, Z है, इसको हम चर बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा चीज़ ढूंढेंगे, हमको टोटल कितना मिल गया 15, हमको पता है कि भाई जोड़ने पर 15 आएगा, लेकिन तभी भी हम ऐसा रो कॉलम या फिर विकर्ण, रो बोलिए, कॉलम बोलिए, डायगोनल बोलिए, पंक्ति स्तंभ या फिर विकर्ण को खोजेंगे जिसमें कोई ना कोई 2 हमको अचर दिया हो, मतलब कि 2 हमको क्या दिया हुआ हो, कांस्टेंट दिया हो। लेकिन हम इसको अगर देखते हैं इसमें हमको 2 कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, केवल एक ही कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। चलिए और कोई ढूंढिए, ये वाला देखिए, यहाँ पर ये वाला सीधा सीधी, यहाँ पे हमको 2 दिया हुआ है, एक 8 और एक 4, ठीक है। यहाँ पे हमको 2 जो है कांस्टेंट दिया हुआ है। चलिए तो हमको पता है 8 प्लस, जैसे कि 8 + y + 4, 8 + y + 4 कितना आएगा भाई, ये हमेशा 15 के इक्वल आएगा। तो 8 4 12 और 12, और जब इसको y को मतलब 12 उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y = 3। तो हमको यहाँ y क्या मिल गया भाई, y हमको 3 के इक्वल मिल गया, y = हमको क्या मिला 3। देखिए किसमें किसमें 3 है, y देखिए क्रमशः बोला है, यानी y यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, यानी ऑप्शन में भी दूसरे नंबर पे आएगा। देखिए यहाँ पर y हमको कहाँ कहाँ पे 3 है, देखिए यहाँ पर हमको y एक 3 दिया हुआ है, बाकी हमको कहीं भी 3 नहीं दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमको पहले ही हमारा आंसर मिल गया, बट फिर भी मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए y हमको 3 मिल गया, तो आप खुद सोचिए अब यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, ये अच्छे से चलता नहीं है, यहाँ पे हम 3 लिख दिए, तो 3 + 5 कितना हुआ 8, और 8 + W कितना आएगा 15 के इक्वल। तो 8 को उधर ले जाएंगे, यानी W का वैल्यू कितना हो गया भाई, W का वैल्यू हमारा 7 हो गया, लास्ट में W यानी देखिए यहाँ पे लास्ट में 7 आ रहा है, यही हमारा राइट आंसर है। फिर भी हम और सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7, ठीक है। 7 + 2 9, और 9 + Z = 15, तो Z = क्या हो जाएगा, नॉर्मल बात है भाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 6 आया हुआ है, ठीक है। चलिए हमको ये Z का वैल्यू भी मिल गया,
ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, सॉरी जेड का वैल्यू हमको 6 मिल गया। अब इसी तरह हम एक्स का वैल्यू भी निकालेंगे। 8 6 14, 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15, तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 आया। तो ऐसे ही करके हम सब निकालेंगे। बस सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि हम किसी ऐसे पंक्ति स्तंभ या फिर विकर्ण मतलब रो कॉलम या डायगोनल की तलाश करेंगे जिसमें तीनों का तीनों वैल्यू दिया हो। जैसे देखिए यहाँ पर इन 3 का दिया हुआ था या फिर यहाँ पे इन 3 का भी दिया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे काम मतलब ऐसे को हम लेंगे और उसको जब हम जोड़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा भाई टोटल कितना आने वाला है। उसके बाद हम तलाश करेंगे कि इसमें 2 है, जैसे यहाँ पर 2 था, ठीक है, यहाँ पर 2 था, उसके हिसाब से हम निकालते चलेंगे। तो प्रोसेस वाइज करके हम अगला भी निकाल लेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोला यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगुनी कर दी जाए तो इसके परिमाप क्या होगा। यानी कि वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। यदि इफ मतलब कि अगर एक वर्ग है, अगर एक स्क्वायर का एवरी साइड अगर हम 2 टाइम कर दें तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको पहली वाली साइड मान लेनी चाहिए। तो चलिए मानते हैं, माना हमारा साइड क्या है, माना हमारा भुजा क्या है 1 है, ठीक है। अगर भुजा हमारा 1 है, मान लेते हैं भाई, मान तो आप कुछ भी सकते हैं, मान लिए भुजा हमारा 1 है, ठीक है। भुजा अगर 1 है तो उस कंडीशन में हमारा पेरीमीटर क्या हो गया, भुजा मतलब साइड, अगर हमारा साइड 1 है तो उस कंडीशन में हमारा परिमाप या फिर पेरीमीटर क्या हो गया 1 × 4, क्योंकि साइड में क्या होता है, सॉरी हमारे स्क्वायर में क्या होता है साइड × 4, हमारा फॉर्मूला ही है। तो 1 × 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा हमारा 4। यानी कि अगर ये हमारा वर्ग का भुजा, अगर हमारा स्क्वायर का साइड अगर 1 है तो उसका पेरीमीटर कितना है 4 है। चलिए अब बोला यदि भुजा को दोगुनी कर दिया जाए, यानी साइड को दोगुना कर दिया जाए, पहले हमारा 1 था, अब 1 क्या हो गया, 1 क्या हो गया हमारा, अब 1 किस में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए पहले हम 1 माने थे, अब 1 हमारा क्या बोला दुगुना कर दिया, यानी कि 1 अब क्या हो गया 2 हो गया। भाई जाहिर सी बात है 1 था उसको दुगुना किए 2 हो गया। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, अब मान लीजिए हमारा साइड अगर 2 है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 2 × 4, परिमाप क्या होगा 2 × 4 दैट विल इक्वल टू 8। पहले हमारा कितना था 4, अब कितना है 8, यानी कि दोगुना हो गया कि नहीं हो गया। पहले जब हम 1 माने थे तो हमारा कितना हुआ था, पेरीमीटर हमारा 4 आया था, परिमाप हमारा 4 आया था। उसके बाद जब हम उसको दुगुना कर दिए तो दुगुना करने के बाद हमारा कितना आ गया, साइड 2 आ गया, तो 2 का हम पेरीमीटर निकाले तो 8 आ गया। यानी कि 4 और 8 क्या किया है भाई, सीधा पेरीमीटर क्या हो गया है, दोगुना हो गया है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब अपना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए उस वाले क्वेश्चन में हमारा दोगुना यहाँ पे ऑप्शन में है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पार कर लेता है तो व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो जाएगी, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा जो है इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज करना पड़ जाएगा। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, पहले गति निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। देखिए क्या बोला इंग्लिश में बताता हूँ। एक व्यक्ति है जो कि 600 मीटर लंबा जो पुल है 5 मिनट में क्रॉस कर लेता है, तो व्यक्ति का स्पीड किलोमीटर पर आवर में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो हमारा सबसे पहले तो हमारा स्पीड का मतलब कि गति का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, दूरी, गति का हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी बटा समय, मतलब इंग्लिश में इंग्लिश वालों के लिए अगर मैं बोल दूं तो डिस्टेंस अपन क्या होता है भाई, टाइम। चलिए तो अब इसको पुट कर देते हैं, डिस्टेंस अपन टाइम का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए हमको पता है भाई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा 600 मीटर है, लेकिन हमको चाहिए किसमें भाई, किलोमीटर पर आवर में। अगर हमको आंसर चाहिए तो इसको हमको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा और हमको इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो 600 मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 0.6, ठीक है। ये अच्छे से चल नहीं रहा है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 0.6। चलिए 0.6 हमारा हो गया, ये हमारा दूरी हो गया 0.6 किलोमीटर। भाई यहाँ मीटर था, अब उसको किलोमीटर में चेंज कर दिए। अब 5 मिनट है तो 5 मिनट को जब हम आवर में चेंज करेंगे तो 5/60 हो जाएगा, यानी 5/60 को जब हम काटेंगे तो 1/12 आवर हो जाएगा। 5 मिनट को अगर हम चेंज करेंगे तो 1/12 आवर हो जाएगा, यानी 0.6 दूरी, एक मिनट मैं इसको सही से लिख लेता हूँ, 0.6 डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड भाई ये अपॉन में लिखिए या फिर डिवाइड लिखिए, बात एक ही है, 1/12, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर उठ जाएगा, यानी 0.6 × 12 ये क्या हो जाएगा हमारा 7.2 हमारा आ जाएगा सिंपली, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है भाई, ये बोला है एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कार्य क्या करता है, 12 दिनों में कार्य को पूरा कर लेता है, तो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कार्य को कब समाप्त करेगा। यूनाइटरी मेथड का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है, देखते हैं। बोल रहा है अगर 8 मतलब मान लीजिए अगर 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो 12 दिन में समाप्त कर लेता है, तो मैं आपको बताऊँ हमेशा 1 का निकालते हैं। तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए आप अगर 8 घंटा पढ़ते हैं, खुद सोचिए, मान लीजिए अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं
तो फिर आप 12 दिन में अपना पूरा किताब ख़त्म कर लेते हैं। अब अगर आप 1 घंटा डेली पढ़ेंगे तो किताब पढ़ने में ज़्यादा दिन लगेगा या कम दिन लगेगा? आप खुद बोलेंगे भैया कि मान लीजिए अगर हम भैया अगर 8 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं तो 12 दिन लग जा रहा है, तो अगर 1 ही घंटा पढ़ेंगे तो भाई ज़्यादा दिन लग जाएगा। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। 12 × 8 हो जाएगा। चलिए उसके बाद बोला 6 घंटा प्रतिदिन करे तो क्या बोला मैं, 6 घंटा अगर प्रतिदिन करे तो 12 × 8 अपन क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 6 2 जा और 2 8 जा 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे मूव करते हैं। क्या बोल रहा है भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता यानी ड्रम का जो है कैपेसिटी क्या होगा। इंग्लिश में समझा देता हूँ। एक ड्रम है जिसका 1/5 पार्ट जो है वो मतलब मिल्क से फिल है, पूरा भरा हुआ है। अगर इसको पूरा भरने के लिए अभी 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम का कैपेसिटी क्या होगा। चलिए मान लेते हैं हम ड्रम का कैपेसिटी क्या हमारा x है, ठीक है। तो भाई कितना भरा हुआ है, खुद अपने मुंह से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 1/5 पार्ट क्या हुआ है, भरा हुआ है, यानी कि x का 1/5 यानी x × 1/5 यानी क्या हुआ है भाई, x/5 पार्ट हमारा क्या हुआ है, भरा हुआ है। चलिए x/5 पार्ट भरा हुआ है, तो अब देखिए आप खुद समझिए, मान लीजिए टोटल जो है वो ड्रम x लीटर का है, ठीक है। x/5 पार्ट जो है वो भरा हुआ है, x/5 लीटर जो है वो भरा हुआ है। अब बोल रहा है कि 28 लीटर और चाहिए भरने के लिए, तो x - x/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। चलिए अब x - x/5 क्या हो जाएगा भाई, 5x - x इज इक्वल टू 4x/5 दैट विल इक्वल टू 28। तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 28 × 5/4, ये हमारे 7 बार में, और हमारा कितना आ जाएगा 35 हमारा कितना आ जाएगा आंसर। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में अगर बदलने आता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। क्या बोल रहा है भाई, 0.1 अपॉन 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 0.1। तो देखिए सबसे पहले तो हम मतलब ये जो पहला है, पहले वाले को जब हम चेंज करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, तो 0.1 अपॉन 0.01 अगर है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे चेंज करने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर करेंगे, तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 10, नीचे कितना आ जाएगा 1, 10/1 हो गया। और जब इसको चेंज करेंगे तो ऊपर 100 का करेंगे और नीचे भी 100 का करेंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस 1/10, ठीक है। 10/1 प्लस 1/10, तो जब इसको जोड़ेंगे, मैं इसके यहाँ पे जोड़ के दिखा देता हूँ, 10/1 प्लस 1/10, जब आप इसको जोड़ेंगे नीचे आ जाएगा 100, यहाँ जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 1 दैट विल इक्वल टू, ये हमको कितना दे देगा, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमको दे देगा नॉर्मली, देखिए मैं आपको दोबारा जोड़ के दिखा देता हूँ ताकि आपको मतलब बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1/10, एक मिनट में यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। जब आप इसको मतलब चेंज करोगे तो चेंज करने के बाद क्या होगा, 0.1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा ये 10/1 प्लस इसको जब चेंज करोगे तो हो जाएगा हमारा 1/10। चलिए नीचे हमारा जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 10, हमको जोड़ना किसको किसको था 1/10 प्लस 10/1, इसमें लिखना बहुत मुश्किल होता है, मान लेते हैं 10/1 प्लस 1/10 को हमको जोड़ना है। नीचे हमारा एलसीएम 10 हो गया, तो यहाँ ऊपर 100 हो गया और प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 101/10, 101/10 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। फिर बोला है ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, यदि तीनों का कुल प्राप्तांक यानी तीनों का कुल एडिशन कितना है 170 है, तो ईशा का प्राप्तांक क्या है, ईशा ने कितना मार्क्स स्कोर किया है, यही हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। बहुत कुछ भी हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं है, कुछ भी बहुत ज़्यादा मतलब ये इसमें रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है। बस आपको ऐसे क्वेश्चन में ये देखना होता है कि किसको मानना है, ईशा को मानना है, करण को मानना है, या फिर हमको भावना को मानना है, किसके नंबर को मानना है। तो कुछ समझिए, कंपेयर किससे किया है, करण का कंपेयर किससे किया है, भावना से किया है। ईशा ने भावना से, खुद देखिए करण ने भावना से यानी भावना से कंपेयर हुआ है, फिर बोला है ईशा ने भावना से यानी किससे कंपेयर हो रहा है, एट लास्ट में हमेशा भावना से ही क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है। तो हम किसको मानेंगे, हम भावना को ही मानेंगे। चलिए मान लेते हैं भावना को x, चलिए मान लेते हैं भावना हमारी x है, तो करण जो है वो भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया है, तो करण क्या हो जाएगा भैया हमारा x + 10। खुद सोचिए, मान लीजिए भावना अगर x है तो करण कितना हो गया x + 10, तो ईशा भावना से अगर 5 अंक कम है तो ईशा कितनी हो जाएगी x - 5, x - 5 ही ना होगी भाई, हमारा ये हमारा भावना x है,
फिर भावना से 10 नंबर अधिक करण है, यानी करण हमारा x+10 है। फिर भावना से 5 नंबर कम अगर हमारा ईसा है तो ईसा x-5 होगा। चलिए भैया इतना हो गया। अब बोला है तीनों का प्राप्तांक, यानी अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो 170 आ रहा है। चलिए मैं आपको इसको जोड़ के भी दिखाता हूँ। जोड़ने पे क्या हो जाएगा भाई, x+10 प्लस x-5, ये हमारा किसके इक्वल है, 170 के इक्वल है। चलिए x+x 2x, ये +x 3x, और 3x +10 - 5 कितना हो जाएगा भाई, 3x + 5 दैट विल इक्वल टू 170, 170 हमारा हो जाएगा। चलिए तो 3x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 165। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 165/3। तो काट देंगे तो कितना आ गया, भावना कितना, x बराबर 55, एक्स हमारा कितना हो गया 55। एक्स क्या, एक्स कौन था, एक्स भावना थी, यानी भावना का नंबर कितना है 55। अब हमसे ईसा का पूछा हुआ है, अगर ईसा भावना से 5 नंबर कम है, यानी 55 - 5, ईसा हमारा कितना है 50 नंबर ईसा स्कोर किया है। ईसा का ही पूछा था ना, और देखिए ईसा का प्राप्तांक हमसे पूछा था, तो ईसा हमारा कितना आ जाएगा, जब भावना हमारा 10 है, भावना हमारा 55 है, तो ईसा ही से 5 नंबर कम 50 हमारा ईसा है। चलिए भाई अब ये देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन तो भैया रियली बहुत ही इजी होता है, तो ग्राफ वाले में तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत है, बट फिर भी समझा देता हूँ। एक कच्चा पार्क में गया, मतलब एक कच्चा के सभी बच्चे जो हैं वो पार्क में गए, वहाँ पर उन्होंने जानवर तथा पक्षी देखे। उन्होंने इस जानवर तथा पक्षियों को लिखकर एक ग्राफ बनाया। चलिए ग्राफ बनाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ग्राफ दिखने में लग रहा है। क्या क्या भाई, ये बंदर देखे हैं, हिरण देखे हैं, मोर देखे हैं, बत्तख देखे हैं और सुअर देखे हैं। चलिए भाई क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, बंदर तथा हिरण दोनों की संख्या का योग, यानी बंदर और हिरण को जोड़ देंगे और उसमें से मोर की संख्या का अंतर, यानी मोर को घटा देंगे। चलिए देखते हैं भाई, बंदर हमारा कितना है, 25 है। खुद देख लीजिए आप, बंदर हमारा कितना है 25 है यहाँ पे। तो बंदर को जोड़ना है किससे, बंदर को हमको जोड़ना है हिरण से, ठीक है ना, हिरण से ही ना। मैं यहाँ पे बराबर देख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल। हाँ, बंदर को हिरण से क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हिरण हमारा कितना है, हिरण अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना है 40 है। तो देखिए 40 को जब हम जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये काफ़ी मुश्किल होता है इसको लिखना। चलिए 40 तो हमारा कितना हो गया 65, और 65 में से माइनस करना है मोर की संख्या को। तो मोर हमारा कितना है भाई, इसको सीधे खींचेंगे, मोर हमारा 50 है। मोर हमारा कितना है, मोर हमारा 50 है, यानी 65 में से जब हम कितना घटाएंगे, जब 50 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, नॉर्मली 15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई तो हम 15 पे क्लिक करके अपना आगे मूव करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है, यदि सारे टिकट बिक गए। क्या बोला है भाई, एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है, यदि सारे टिकट बिक गए हैं तो, और 15 श्रेणी में 171 टिकट बचे हैं, तो बताइए कुल कितने टिकट बिके हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए मान लेते हैं कि भाई हमारा टोटल टिकट x है, मानते हैं टोटल टिकट x है, तो 15% टिकट प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित है, मतलब कि x इंटू काफ़ी मुश्किल है, x इंटू 15 अपन क्या हो जाएगा 100, दैट विल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 15x/100। और 15x/100 की वैल्यू हमको भाई देखिए प्रथम, जो आप खुद समझिए क्वेश्चन को, प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट जो है वो आरक्षित है, और प्रथम श्रेणी में 171 सीट बचा है, यानी कि 15x/100 का वैल्यू कितना है 171। जैसे 15x/100 का वैल्यू कितना है 171, तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 171/100/15। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, चलिए इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी। इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स में हमारा कितना हो गया 20 टाइम्स में, तो 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 5 जा 57 यहाँ पे आ जाएगा, 57 इंटू 20, तो 57 गुणे जब 57 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1140 हमारा नॉर्मली क्या आ जाएगा, इसका 1140 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1140 आ जाएगा। चलिए भाई अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखिए भाई, इसमें मतलब 2 प्रकार का रेट दिया हुआ है। अभी समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। बोला एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 10 रुपये, यानी एक बोतल को 10 रुपये में और 30 बोतल का क्रेट शायद 240 रुपये में बेचता है। जैसे देखिए आप कभी सुने होंगे थोक का सामान बेचना। ठीक है, आप जब मान लीजिए कॉपी लेने जाते होंगे, तो अगर आप 20 रुपये की एक कॉपी है, मान लीजिए अगर 20 रुपये की एक कॉपी है, तो 20 रुपये के हिसाब से मान लीजिए अगर आप 10 कॉपी खरीद रहे हो तो रेट कितना होगा 200 रुपये हो जाएगा। लेकिन जब आप 10 कॉपी का थोक ही खरीदोगे तो आपको 190 रुपये में क्या होगा मिल जाएगा, यानी आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी बोल रहा है एक बोतल जो है वो 10 रुपये में बिक रहा है और 30 बोतल का
क्रेट यानी 30 बोतल का आप बोल सकते हो थोक जो है वो 240 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, बोला है वंदना को 185 बोतल को खरीदनी है तो उसको कितनी राशि देनी पड़ेगी। अब देखिए, अब आपको बस इतना देखना है कि 185 में कितना जो है वो क्रेट आएगा। आपको ये देखना है कि 185 में कितना क्रेट आएगा और कितना उसको खुला खरीदना पड़ेगा। जैसे समझिए 30 बोतल का, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है 30 बोतल का एक क्रेट है तो 185 में कितना क्रेट आएगा। मान लीजिए 185 यहाँ पे है, हम यहाँ पे 185 लिख रहे हैं। 30 बोतल का एक क्रेट है, 30 बोतल का एक क्रेट है यानी कि 6 तो केवल क्रेट आ जाएगा। 30 छक 180, 6 क्रेट आएगा और उसके साथ साथ 5 वो खुला में खरीद लेगी। आप खुद समझिए, जैसे देखिए 30 बोतलों का एक क्रेट है यानी 185 में वो चाहेगी तो 180 बोतल जो है वो तो 30 मतलब 30 बोतलों का जो क्रेट है जब वो 6 क्रेट खरीदेगी तो 180 उसको बोतल मिल जाएगा और उसके बाद जो 5 बोतल बचा वो 10 रुपये के हिसाब वाले से खरीद लेगी। चलिए आइए भाई देखते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे 30 बोतल जो है, 30 बोतल कितने का पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे 30 बोतल जो है इस पर अच्छे से जो है कभी चलता ही नहीं है। 30 बोतल जो है वो कितने का पड़ रहा है, 240 रुपये का पड़ रहा है। चलिए तो एक बोतल कितने का पड़ेगा, 240/30 का पड़ेगा यानी कितने का 8 रुपये का पड़ेगा। एक बोतल कितने का पड़ रहा है, 8 रुपये का पड़ रहा है। तो 180 जो है वो इस हिसाब में खरीद रही है 30 बोतल के हिसाब में। तो अगर एक बोतल जो 8 में पड़ रहा है तो 180 कितने में पड़ेगा भाई, 180 कितने में पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं 180 कितने में पड़ेगा तो 8 गुणे 180 में पड़ेगा। तो 8 गुणे 180 जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा 8 0 0 8 6 का 4 1440 रुपये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1440 रुपये आपका 180 बोतल का कितना हो गया, 1440 रुपये। अब आपका बचा 5 बोतल तो अब 10 रुपये वाले के हिसाब से कर देगी यानी एक बोतल का दाम कितना है भाई, एक बोतल का दाम हमको 10 रुपये बोला है तो 5 बोतल का दाम यहाँ पे अच्छे से चल नहीं रहा है। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ अच्छे से। तो एक बोतल का दाम अगर कितना है हमारा 10 रुपये तो 5 बोतल का दाम 5 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा। तो 1440 + 50 कितना हो जाएगा हमारा 1490। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाइए इतने इतने अंकों से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई सबसे पहले 9 को रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे भाई, उसके बाद हम 7 को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम किसको रखेंगे 5 को रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे 3 को और 0 को। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो भैया आप सबसे पहले बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि ये हमारा सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम 0 को इधर भेज देंगे, 3 को इधर भेज देंगे तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 97503। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या मतलब कि विषम संख्या है इन सब नंबर से। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है 5 अंकों की भाई जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको करने का जो मेथड है वो ऐसे है। सबसे पहले तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिए, उसके बाद उसको 75 से जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 75 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, 250 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 बार में कितना आता है 3 5 15 हमारा जाएगा 225। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा रिमाइंडर 25 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 3 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 225 आएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा 25 बच जाएगा। ठीक है, तो कुल कहने का मतलब ये मान लीजिए मैं एक बार और यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 75 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 75 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बन जा रहा है 75 से डिवाइड करेंगे तो एक बार हम 75 एक बार में तो यहाँ 25 हो गया 250। तो उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ पे 250 है, फिर यहाँ पे 3 बार में इसको ले जाएंगे तो 225, फिर यहाँ 25 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, 3 बार में ले जाएंगे 225 तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा। ठीक है, अगर 25 रिमाइंडर बच जाएगा तो अब बोल रहा है कौन सी ऐसी संख्या है। अब आप खुद सोचिए, अगर 25 रिमाइंडर बच रहा है यानी कि 25 इसमें जो है 25 ज़्यादा हो जा रहा है। अगर ये हमारा 25 कम रहता तब तो इसको डिवाइड कर देता, यानी कि अगर हम इसमें से 25 को घटा दें तो 75 डिवाइड कर देगा। तो जब 10,000 में से हम 25 को घटा देंगे, जब हम 10,000 में से, रुकिए मान लीजिए देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ अच्छे से, जब हम 10,000 में से 25 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 9,900, कितना आएगा 9,900 हमारा 75 आएगा। ठीक है, तो 9,900 जो हमारा 75 आएगा ये हमारा 25 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 9,975 लिखा भी होगा, देखिए यहाँ पे 9,975 लिखा है तो अब कई बुद्धिमान छात्र 9,975 मार देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 5 अंकों का पूछा हुआ है। तो आप कुछ सोचिए 9,975 अगर मतलब डिवाइड हो जाएगा तो 75 अगर और जोड़ दें भाई, क्योंकि 75 से ही पूर्णतः विभाजित करना है, यानी अगर 75 और जोड़
जोड़ दें, जाहिर सी बात है भाई, मान लीजिए 5 जो है, मान लीजिए 5 अगर 1250 को डिवाइड कर रहा है, तो अगर 1250 में 5 और जोड़ दे तो 1255 को भी तो 5 डिवाइड कर देगा। वैसे ही अगर 9975 को डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, अगर हमारा 75, तो अगर इसमें 75 और जोड़ दें तो उसको भी डिवाइड कर देगा। तो 75 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 10,050। चलिए भाई, अब अपने लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन से पहले भैया कर दिए चैनल को सब्सक्राइब। इतना बोलना पड़ता है भाई, ये किसके लिए बोल रहे हैं हम लोग, केवल और केवल आपके लिए, ठीक है। अगर देखिए, अगर मैं भी चाहता भाई व्यूज़ और पैसे के लिए, तो आप कुछ सोचिए, जो मैं क्वेश्चन पे वीडियो ये सब बना रहा हूँ, इन सब क्वेश्चन वीडियो पे कितना व्यू चला जाएगा, 4000, 5000, 6000 मैक्सिमम जाएगा। इससे अधिक तो कभी जाता ही नहीं है क्वेश्चन पे वीडियो, ठीक है ना। क्वेश्चन पे व्यू तो इससे अधिक कभी जाता ही नहीं है। हाँ, किसी किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में जा भी सकता है। तो देखिए सोचिए, 4, 5, 6000 वीडियो के लिए हम 52 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा बोल रहे हैं। और सोचिए भाई, मान लीजिए बहुत लोग क्या कर रहे हैं, बहुत लोग थोड़ा सा फेक वीडियो डाल दे रहे हैं। अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं कि 11 अगस्त को पेपर नहीं होगा, केवल बस फेक वीडियो डाल दे रहे हैं और आप लोग चले जा रहे हो देख रहे हैं, तो उस पर 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 व्यू चला जा रहा है। तो सोचिए, इतना बोलने के बाद भी 5-6 हज़ार व्यू, और मतलब केवल एक फेक वीडियो डाल दे रहे हैं 5-6 मिनट का, तो उस पर 25-30,000 व्यू चला जा रहा है। फिर भी हम वैसा काम नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई हमको आपका सिलेक्शन कराने से मतलब है, वो फेक काम करने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात के लिए एक सब्सक्राइब तो कर दो अभी के अभी, ठीक है। चलिए भाई, अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है अभी क्वेश्चन। देखिए, बोला है कि एक चित्रालेख दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है भाई, इसमें फिगर ग्राफ इसको बोलते हैं नॉर्मली। इसमें क्या बोला है, निम्न चित्रालेख में एक रेहड़ी वाले द्वारा 4 दिनों में संतरे के डिब्बे में से बेचे गए संतरों की बिक्री को दर्शा रहा है, ठीक है। क्या बोला है भाई, सोमवार को जो है वो 2, मतलब ये 2 इशारा किया हुआ है, एक जो डॉट है वो 15 संतरों को निरूपित करता है, यानी कि 15 सोमवार को कितना बेचा गया है भाई, सोमवार को हमारा 30 बेचा गया है, ठीक है। उसके बाद बोला है बुधवार को यहाँ पे 3 कर दिया है, यानी 15 45 बेचा गया है। उसके बाद यहाँ पे 6 कर दिया है, यानी 15 छक्के 90 बेचा गया है। फिर 15, फिर यहाँ पे 4 कर दिया है, फिर 5, 4 यहाँ पे, मतलब 15 चौको 60। इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो कितना का, यहाँ 5 हो गया, 6 9 15 15 4 19 3 22, यानी 225, ठीक है। यानी 225 टोटल 4 दिन में बेचा गया है। फिर क्या बोला है, यदि रेहड़ी वाले के डब्बे में, मतलब के डिब्बे में अभी 25 संतरे बचे हुए हैं, तो कुल कितने संतरे थे। अब सोचिए टोटल, मतलब कि 225, जैसे मान लीजिए टोटल क्या है भैया, टोटल हमारा 225 क्या है, टोटल हमारा 225 संतरा, तो भाई इन चारों को मतलब जोड़ने पे हमको मिल गया, ठीक है। अब बोला है 25 संतरा जो है अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। यानी इसमें नॉर्मली हम क्या करेंगे, 25 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 250, हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए भाई, पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन हमने इसमें आपको समझा दिया है, पूरा डिट्टो हमने इसमें आपको हर एक चीज़ जो है क्लियर कर दिया है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो। 1 मिनट रुको, अभी मेरी एक बात सुनो, अभी जाना नहीं, ठीक है। 1 मिनट रुको। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल और केवल 59 रुपीज़ में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ केवल 59 रुपीज़ में, ठीक है ना। यहाँ कोई पैसे का गेमिंग नहीं हो रहा, आप ये मत समझिए कि हाँ पैसा लेकर सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। 59 रुपीज़ में हम आपको क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्लियर करता हूँ। मैंने अपने 23 जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स, मतलब जो पढ़ते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, उन दोस्तों को मिला करके 47 डेज की मेहनत के बाद आप सभी लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, हिंदी हो सकता है आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग हिंदी में पेपर दें, बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश में पेपर दें, दोनों लोगों के लिए, जो हिंदी और जो इंग्लिश में पेपर देना है, उन दोनों लोगों के लिए केवल और केवल 59 रुपीज़ में हमने हिंदी वालों के लिए 30 मॉडल पेपर, सोचिए आप कहीं से भी कर देंगे तो 30 मॉडल पेपर आपको नहीं मिलेगा। 20 मॉडल पेपर या 25 मॉडल पेपर 200 रुपये या 250 रुपये में आपको देंगे, ठीक है। हम 30 मॉडल पेपर दे रहे हैं, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, सोचिए हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं, फिर OMR शीट दे रहे हैं, इतना कुछ हिंदी वाले में हम आपको दे रहे हैं। 400 से ज़्यादा की PDF हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे 59 रुपीज़ में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे परचेस करना है। और इंग्लिश वालों के लिए हम 25 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हिंदी में 30 और इंग्लिश में 25, आगे सुनिए, 25 मॉडल पेपर इंग्लिश के लिए। उसके साथ साथ पिछले 19 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कि 2002 से लेकर के 2020 तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन दोनों में है, सोचिए। और 500 पेजेस से ज़्यादा की PDF हम आपको इंग्लिश वालों को दे रहे हैं। इंग्लिश वालों की मेन प्राइस 69 रुपीज़ है, बट केवल कुछ दिन के लिए 59 रुपीज़ है। सोचिए इतना कुछ आपको कोई नहीं आप लोगों के लिए करता है, दिन रात एक कर दिया है हमने आप
आप लोगों के लिए केवल 59 रुपीज़ में। सोचिए इतना कुछ हो सकता है। आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग नेट बैंकिंग वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने चौराहे पर जाइए, साइबर कैफे से पे करा दीजिए, आप अपने किसी दोस्त से पे करा दीजिए, ठीक है ना। आप इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपका पेपर अब 11 अगस्त को देखिए डिक्लेयर हो चुका है। आपके पास 20 डेज, एक्यूरेट 20 डेज है और इतना कुछ स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जाइए अभी के अभी परचेस कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे परचेस करना। आपको ये वाला आपको पीछे अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको कुछ ऐसा ही ओपन होगा, ठीक है। ये हमारी खुद की ई बुक है, आपको फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसमें जो है मैंने उसमें सब आपको बता दिया है, ठीक है। अगर परचेज के दौरान आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ हमने अपना मेल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। इस पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। परचेज करने के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे ईमेल मांगेगा, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक ईमेल कोई भी भर देते हैं अपना, ठीक है ना। हम अपना ईमेल मान लीजिए भरते हैं, ठीक है। ईमेल भरने के बाद फिर हमसे यहाँ पे नीचे फ़ोन नंबर मांगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना फ़ोन नंबर जैसे ही भर देंगे, फ़ोन नंबर भरने के बाद हमको पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा पे करने के लिए। एयरटेल मनी से पे करेंगे, कार्ड से पे करेंगे, फिर यूपीआई से पे करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे, वॉलेट करेंगे, मतलब जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लिक करके उस पर पे करेंगे। पे करने के बाद जो आपको वेबसाइट खुलेगी, जैसे ही आप पे कर देंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, जो वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा उस पर आपको 20 से 30 सेकंड वेट करना है, ठीक है। आपको वेट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका पीडीएफ है वो आपको खुल जाएगा। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, परचेस कर ले रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं खुल रहा है तुरंत पीडीएफ, तो तुरंत वो बैक का बटन दबा दे रहे हैं। जैसे ही बैक का बटन दबा रहे हैं तो हम लोग से संपर्क टूट जा रहा है, इसीलिए उनको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, तो दोबारा फिर हमको पीडीएफ मजबूरी में अपने ओर से फिर दे देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप पे करेंगे, जब पे सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर रुक जाना है थोड़ी देर, क्योंकि वो रीडायरेक्टिंग करते रहेगा, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है, ठीक है। 20 से 30 सेकंड आपको वेट करना है, फिर ओपन हो जाएगा। तो भाई सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए इसको जरूर परचेस कीजिए, जरूर परचेस कीजिए। हर दिन एक मॉडल पेपर लगाइए, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टोटल 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने उसमें आपको दिया है। सोचिए इतना क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो लिख के लीजिए सिलेक्शन होगा। इतने जो नवोदय के बच्चों को मिला करके हमने पूरा मतलब मॉडल पेपर को बनवाया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगा है, 47 दिनों की मेहनत लगी है, केवल और केवल आप लोग के लिए। आपका सवाल ज़िंदगी का है, आपके केवल 59 रुपये में आप इसको जरूर परचेस कीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, मैं आपको बता दूं, अगर परचेस करने के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आए, दोनों को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। दोनों ई बुक को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, ठीक है ना, मतलब कोई प्रोसेस का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर परचेस करने के दौरान कोई भी दिक्कत आती है तो आप ये मत समझिएगा कि हाँ अमृत भैया मतलब मेरा ई बुक लेके भाग गए, पैसा लेके भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप मुझे तुरंत धमाका स्टडी 10072007@gmail.com, जिसको हमने वहाँ पर दिया है, उस पर जीमेल कीजिए कि भैया हमको ये दिक्कत आ रही है, या फिर 7080700233 जो हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर कॉलिंग और मैसेजिंग अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सअप भी अवेलेबल नहीं है। अभी मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं तुरंत आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 11 अगस्त को पेपर है, रेडी हो जाओ, आग लगा देनी है पेपर में, ठीक है, बवाल मचा देना है। अभी चैनल को करो सब्सक्राइब और बिल्कुल रेडी हो जाओ, जाओ ई बुक को करे परचेस, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैराथन वीडियो जाएंगे, याद रखना, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।